नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। भारत ने फिर इजराइल हमास युद्ध को लेकर दोहराया रुख, कहा तुरंत हो बंधकों की रिहाई, संघर्ष विराम लागू हो। हमास और इजराइल बीते 9 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कुछ देश इजराइल पर लगातार स्थायी युद्ध विराम के लिए दबाव डाल रहे हैं। हालांकि यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का मामला उठा। भारत ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम और बिना किसी शर्त के बंधकों की रिहाई का आह्वान किया। पश्चिमी एशिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के उप प्रतिनिधि आर रविंद्र ने यह भी बताया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक विश्वसनीय विकास भागीदार रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न रूपों में भारत ने फिलिस्तीन की करीब $12 करोड़ की विकासात्मक सहायता की है, जिसमें UNRWA में योगदान के रूप में $3.5 करोड़ भी शामिल है। उन्होंने आगे बताया, भारत UNRWA को साल 2018 से $50 लाख हर साल योगदान के रूप में दे रहा है। हम पहले ही $25 लाख के भुगतान की घोषणा कर चुके हैं। UNRWA में हमारे वार्षिक योगदान का पहला हिस्सा इस सप्ताह की शुरुआत में 15 जुलाई को भेज दिया गया था। उन्होंने कहा, भारत उन देशों में से है जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। इतना ही नहीं, हमने इजराइल हमास युद्ध में नागरिकों की जान जाने की भी निंदा की है। हम लगातार संयम, तनाव कम करने और वार्ता एवं कूटनीति के जरिए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दे रहे हैं। नक्सलियों के जाल में फंसे जवान, 2 जवान बलिदान, 4 घायल। बीजापुर में IED ब्लास्ट हुआ है। इसमें 2 जवान बलिदान हो गए हैं, जबकि 4 जवान घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण काफ़ी परेशानी आ रही है। जानकारी के अनुसार जिले के तर्रेम थाना इलाके के मंडिमरका के जंगल से सर्चिंग से लौट रहे जवानों के ऊपर नक्सलियों ने घात लगाकर पाइप बम के माध्यम से IED ब्लास्ट किया। इस घटना में जहां 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 4 घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि CRPF, कोबरा, CRPF, CAF, DRG और STF के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन कर निकले हुए थे। बुधवार को जवान लौट रहे थे कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए पाइप बम को बीती रात तर्रेम थाना इलाके के मंडिमरका के जंगलों में ब्लास्ट कर दिया गया। घटना में STF के प्रधान आरक्षक भरत लाल साहू और आरक्षक सतेर सिंह का बलिदान हो गया, जबकि पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सियाराम सोरी और संजय कुमार घायल हो गए। घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया। यहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों की स्थिति को देखते हुए उन्हें रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है। फिलहाल घटना के बाद से इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। घटना पर अभी तक किसी बड़े अधिकारी का बयान नहीं आया है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने पर विवाद बढ़ा। BKTC की धमकी के बाद कानूनी लड़ाई के आसार। राजधानी में केदारनाथ मंदिर बनाने पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने बुधवार को बताया कि वह मंदिर बनाने से पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल उत्तराखंड में मंदिरों और तीर्थ स्थलों की देखरेख करने वाली शीर्ष संस्था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बुराड़ी के मूल केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने की योजना के लिए दिल्ली ट्रस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। रौतेला ने कहा कि उन्होंने भ्रम से बचने के लिए अपने ट्रस्ट के नाम से धाम शब्द हटाने का फैसला किया है, लेकिन यहाँ भक्तों के लिए मंदिर बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल वह केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर बनाने वाले पहले लोग नहीं हैं। इंदौर और मुंबई में भी ऐसे ही मंदिर बने हुए हैं। लिहाजा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सभी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह हिंदुओं और सनातन धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वह कानूनी चुनौती के बावजूद मंदिर का निर्माण जारी रखेंगे। रौतेला ने बताया कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर उनके ट्रस्ट की ओर से एकत्र किए गए दान के पैसे से बनाया जाएगा और मंदिर अगले 2 से 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ट्रस्ट पर आरोप लगाया गया है कि वह दिल्ली में केदारनाथ धाम के ऑनलाइन दर्शन कराने का वादा करते हुए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। थाने में जिंदा जली महिला हेमलता की मौत मामले में नया अपडेट। पुलिस ने इसे बनाया आरोपी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने।
अलीगढ़ की खैर कोतवाली में महिला की आग से जलकर मौत के मामले में 5 ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा मृत महिला के भाई की तहरीर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में लिखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव मायका पक्ष इगलास के गांव मोहकमपुर लेकर गया जहां अंतिम संस्कार किया गया। इधर मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी। इसी क्रम में बुधवार दोपहर फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। वहीं पुलिस टीम ने महिला व उसके बेटे द्वारा पेट्रोल लाने के साक्ष्य खंगाले। खैर कोतवाली में मंगलवार दोपहर हुए घटनाक्रम में इलाके के गांव दरकन नगरिया की 50 वर्षीय हेमलपटा पत्नी स्वर्गीय राजकुमार की जलने से मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि महिला अपने शरीर पर पेट्रोल उड़ेलकर कोतवाली में प्रवेश कर रही है। साथ चल रहा उसका बेटा गौरव मोबाइल से वीडियो बना रहा है। तभी दारोगा यह देख महिला को रोकता है और हाथ से लाइटर छीनता है। इसी प्रयास में लाइटर नीचे गिरता है, जिसे गौरव उठाता है और जला देता है। बस उसी पल पेट्रोल से घिरी महिला का शरीर आग की लपटों से घिर जाता है। महिला को मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित किया जाता है। देर रात तक पुलिस इस घटना के लिए महिला के बेटे को जिम्मेदार मानती रही। बेटे को हिरासत में भी लिया गया, मगर बाद में लोगों के दबाव में छोड़ दिया गया। बुधवार को इस मामले में महिला के मोहकमपुर निवासी भाई ब्रिजमोहन ने तहरीर दी है, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 के तहत दरकन नगरिया निवासी जेठ चंद्रभान, देवर मुकेश चंद्रभान के बेटे पवन उर्फ भूरा, पंकज व मुकेश के बेटे दीपक को नामजद कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए मुकदमा लिखा गया है। ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की मां को पुणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिस्तौल लहराने का मामला। IAS पूजा खेड़कर का नाम आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। उनकी नियुक्ति को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। अब इस मामले में एक और नया पहलू सामने आया है। पूजा के बाद अब उनके माता पिता मुश्किलों में घिर गए हैं। उनकी मां मनोरमा खेड़कर को गुरुवार सुबह पुणे पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मनोरमा के खिलाफ एक स्थानीय किसान को धमकी देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ पुणे पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने पूजा की मां मनोरमा खेड़कर के खिलाफ यह कार्रवाई भूमि विवाद को लेकर बंदूक लहराकर कुछ लोगों को धमकाने के आरोप में की है। पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाद से हिरासत में लिया गया है, जहां वह एक होटल में रुकी हुई थी। उन्हें पुणे लाया गया, यहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल विवादित अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक जमीनी विवाद को लेकर मनोरमा हाथ में बंदूक लिए कुछ लोगों को धमका रही थी। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेड़कर समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुणे ग्रामीण SP पंकज देशमुख ने बताया, हमने महाड के एक होटल से उन्हें हिरासत में लिया है। उन्हें पुणे लाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी। सारी बातें पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें, मनोरमा और उनके पति और अन्य मामलों के 5 अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। अखिलेश यादव का बड़ा ऑफर, 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ। केशव मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा बयान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा में राजनीतिक चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अगर भाजपा में कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है। इसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही तरह तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच दिल्ली में केशव के लखनऊ लौटने पर अखिलेश ने कटाक्ष भी किया है, लौट के बुद्धू घर क्यों आए। यहाँ बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक्स के जरिए हमला बोलते हुए उन्हें सपा बहादुर की संज्ञा देते हुए कहा था कि यूपी और केंद्र दोनों ही जगह मजबूत सरकार है। 2017 की तरह 2027 में भी हम यूपी में सरकार बनाएंगे। उन्होंने सपा के PDA को धोखा करार दिया था। कर्नाटक ने स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में कोटा देने वाले विधेयक को रोका। कर्नाटक सरकार ने निजी फर्मों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को रोक दिया है। कर्नाटक राज्य उद्योग कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक 2024 को मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया, निजी क्षेत्र के संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस पर आने वाले दिनों में फिर से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया कि निजी कंपनियों में ग्रुप C और ग्रुप D की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण होगा। लेकिन इस पर कई प्रतिक्रियाएं आई और उद्योग जगत से ही इसका ऐसा विरोध शुरू हुआ कि सिद्धारमैया ने इससे जुड़ा ट्वीट हटा लिया।
बाद में श्रम मंत्री संतोष लाड ने बुधवार सुबह कहा था कि कर्नाटक में निजी फर्मों नौकरियों में गैर प्रबंधन भूमिकाओं के लिए 70% और प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों के लिए 50% आरक्षण की सीमा तय की गई है। इससे पहले कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी थी। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक में प्रबंधन पदों पर 50% और गैर प्रबंधन पदों पर 75% कन्नड़ लोगों की नियुक्ति का निर्देश दिया गया। कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक 2024 गुरुवार को राज्य विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना थी, लेकिन इससे पहले ही इस पर ब्रेक लग गया। विधेयक में स्थानीय उम्मीदवार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया जो कर्नाटक में पैदा हुआ हो, 15 साल की अवधि से राज्य में निवास कर रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। पटना में एम्स के 3 डॉक्टर सीबीआई हिरासत में लिए गए। सुप्रीम सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 18 जुलाई को नीट यूजी की सुनवाई से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले में एम्स पटना के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। डॉक्टर 2021 बैच के हैं और इन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने डॉक्टरों के कमरे सील कर दिए गए और उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। डॉक्टरों की हिरासत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र चुराने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार करने के 1 दिन बाद हुई है। आरोपियों की पहचान पंकज कुमार और राजू सिंह के रूप में हुई है, जिन्हें क्रमशः बिहार के पटना और झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। पंकज कुमार पेपर लीक का माफिया का हिस्सा है और उसने कथित तौर पर राजू की मदद से NEET यूजी प्रश्न पत्र चुराए थे। अधिकारियों ने बताया कि पटना की एक विशेष अदालत ने बुधवार को पंकज कुमार को 14 दिन की सीबीआई हिरासत को भेज दिया है, जबकि राजू को 10 दिन की हिरासत में भेजा गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बिहार के इस मामले में सरगना रॉकी उर्फ राकेश रंजन समेत 13 अन्य आरोपी अब उसकी हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट आज विवादों में घिरे मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 11 जुलाई को पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी, जिनमें परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा देने और NEET की यूजी 2024 के संचालन में कथित अनियमितता की जांच की मांग शामिल थी। पश्चिमी यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने का आदेश। मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के अन्य इलाकों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किसी भी भ्रम से बचने के लिए होटल, ठेले पर फल या अन्य खाने पीने का सामान बेचने वाले लोगों से मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखकर लगाने को कहा है। ये निर्देश कांवड़ यात्रा रूट के लिए खास तौर पर जारी किए गए हैं। यूपी पुलिस का यह आदेश निर्देश आपत्तिजनक है। इससे पहले भी यूपी के एक डीजीपी ने कांवड़ियों पर सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर धर्म विशेष के प्रति अपने पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया था। इन आदेशों का एक अर्थ यह भी निकाला जा रहा है कि इससे एक समुदाय विशेष के दुकानदारों का लोग बहिष्कार करें। इससे धर्म आधारित खाई और बढ़ेगी। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने इसकी पुष्टि मीडिया से करते हुए कहा, कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। हमारे अधिकार क्षेत्र में जो लगभग 240 किलोमीटर है, सभी भोजनालयों, होटल, ढाबा, ठेले वाले दुकानदारों को अपने मालिकों या दुकान चलाने वालों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कांवड़ियों के बीच कोई भ्रम ना हो और भविष्य में कोई आरोप ना लगे, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। एसएसपी ने दावा किया कि हर कोई अपनी मर्जी से इसका पालन कर रहा है। ANI ने सरकारी अधिकारियों की सफाई जारी करते हुए गुरुवार को बताया कि अधिकारियों ने कहा कि इस आदेश का इरादा किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव पैदा करना नहीं था, बल्कि केवल भक्तों को सुविधा देना था। अधिकारियों ने कहा, अतीत में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कांवड़ मार्ग पर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ बेचने वाले कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों का नाम इस तरह रखा जिससे कांवड़ियों के बीच भ्रम पैदा हुआ और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी। हरियाणा में एक और चुनावी दांव, अग्निवीरों को नौकरियों में 10% कोटा, लोन का ऐलान। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हरियाणा में भाजपा सरकार ने बुधवार को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। रिटायर्ड अग्निवीरों को हरियाणा में ये कोटा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, खनन गार्ड, वन गार्ड और जेल वार्डर की भर्ती में मिलेगा। हरियाणा के अलावा राजस्थान, यूपी, पंजाब, बिहार के युवक अग्निवीर स्कीम के खिलाफ खुलकर सामने आए थे। उन्होंने इस योजना को वापस लेने की मांग की थी। आम चुनाव 2024 में कांग्रेस, सपा, आरजेडी का यही चुनाव वादा भी था कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब केंद्र की मोदी सरकार से ज़्यादा तमाम भाजपा शासित राज्य अग्निवीर योजना को सही साबित करने के लिए तमाम करतब कर रहे हैं।
चंडीगढ़ में बुधवार को योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने ग्रुप सी के सिविल पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण और ग्रुप बी में 1% आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। अग्निवीरों के लिए ग्रुप बी और सी पदों पर 3 वर्षों के गैप का समय दिया जाएगा। हालांकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु में 5 साल की छूट होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार करना चाहता है तो सरकार 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। सीएम ने कहा कि अगर कोई औद्योगिक इकाई 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर अग्निवीर को नियुक्त करती है तो राज्य सरकार उस इकाई को 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी देगी। साथ ही अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर हथियारों के लाइसेंस भी मिलेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।